जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जी हाँ दोस्तों, और एनपीएस और यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, सरकार भले 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस की घोषणा कर दी हो और 3 महीने का समय दिया हो। अगर कोई नया कर्मचारी अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन किया हो तो उसको 1 महीने का वक्त, बाकी सभी के लिए 3 महीने का वक्त दिया हो। लेकिन आपको बता दें कि इस 3 महीने में बहुत कम कर्मचारी होंगे जो यूपीएस चूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है उनका कॉर्पस जमा होना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो भी एनपीएस कर्मचारी वही यूपीएस चूज करेंगे, और प्लस अगर उनका कॉर्पस बहुत ज़्यादा जमा होता है तो एनपीएस में 100% पैसा वो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 100%, जबकि यूपीएस में ऐसा नहीं है। 100% पैसा नहीं निकाल सकते यूपीएस में, यानी जरूरत के हिसाब से आप एनपीएस यूपीएस चूज कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ ओपीएस के लिए लड़ाई लड़े, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1881 से ही पेंशन देने का प्रोविजन है, जैसा कि आपको बता रहे हैं। भले सरकार 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ओल्ड पेंशन सिस्टम को बंद करके एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए थे, और उनका मानना था कि जो पेंशन जो जाता है सरकारी कर्मचारियों का, उससे देश का हालत बहुत ख़राब है। तो आप 2004 से लेकर 2025 तक हमको नहीं लगता कि भारत सोने का देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, जब से पेंशन बंद हुआ है, तो ये पूरी तरह से तर्क गलत है कि देश दिवालिया हो गया पेंशन देने के नाम पर, देश लूट गया पेंशन देने के नाम पर। देश पहले भी पेंशन दे रहा था, जब उस समय भी देश की स्थिति उतना अच्छा नहीं थी, जब अमेरिका से लाल गेहूं मंगाया जाता था और यहाँ खाने को नहीं था, जब उस समय अकाल पड़ा था, उस समय भी देश पेंशन दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी जब हमारा देश 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है पूरे वर्ल्ड में और तीसरा की तरह अग्रसर है, उस केस में पेंशन देने लायक नहीं बचा है। ये सरकार का मानना है। ऐसा नहीं है, देश में अकूब संपत्ति है, और देश अगर विकास करता है तो सरकारी कर्मचारियों के एक अलग कह सकते हैं कि वो भी एक स्तंभ है। देश अगर विकास करता है, सरकारी कर्मचारी सरकार का पूरा जो भी चीज़ें हैं वो धरातल पर उतारता है। सरकारी कर्मचारी ही रिवेन्यू जनरेट करके सरकार को देता है। लेकिन सरकार निराशाजनक रहती है, यानी कि कह सकते हैं सरकार में घोर निराशाजनक संदेश है, सरकारी कर्मचारियों के प्रति निराशाजनक रहती है। इसी कारण ये सब नीतियां बहुत खराब बनाई जाती है सरकारी कर्मचारियों को लेकर। आपको बता दें कि देश पेंशन देने से गरीब नहीं हो जाता। पेंशन देने से, यानी सरकारी कर्मचारी के पास अगर कुछ पैसा आता है तो वो देश पर ही खर्च करता है, और देश की जीडीपी भी अच्छी तरीके से चलती है। जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। टैक्स कलेक्शन आप देख ले कि कहाँ से रुपया आता है और कहाँ से रुपया जाता है। अगर वो ग्राफ आपको हम चाहें तो दिखा देंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स से भी सरकार के पास 22% पैसा जाता है, और सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर मात्र 2 से 2.5% ही जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी का कितना बड़ा योगदान है, और लगभग अमूमन सभी कर्मचारी टैक्स भरते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो आप देश के लिए पेंशन बोझ नहीं है, और देश दिवालिया पेंशन से नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। और पिछले 2004 से लेकर 24 यानी 25 अभी चल रहा है, तो अगर पेंशन सरकार ने बंद कर दिया तो क्या देश को तो बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र बन जाना चाहिए था 25 साल में। तो ऐसा हुआ क्या? देखिए, देश दिवालिया या देश का स्थिति खराब नेताओं के चलते होता है, उनकी गलत नीतियों के कारण होता है, और जो भ्रष्टाचार होता है उसके कारण होता है। सरकारी कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन नेताओं ने आजकल ऐसा सिस्टम बना दिया, अपने लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस एनपीएस में बझा दिया। अब सरकारी कर्मचारी एनपीएस ले यूपीएस ले, बेचारे कंफ्यूज हैं, अपना अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ के। लेकिन आपको बता दें, यूपीएस खास करके एनपीएस से भी खराब सिस्टम
बन गया है, क्योंकि एक बार जब आप चूज कर लेंगे यूपीएस तो आप वापस नहीं आ सकते। और कुछ केस ऐसे भी हैं दोस्तों जिसमें यूपीएस थोड़ा सा ठीक नज़र आता है, क्योंकि जिनको पेंशन चाहिए, जिनका जो अमाउंट बहुत कम जमा हुआ है, जो एग्जाम्पल हम पहले भी बता चुके हैं कि एनपीएस में जिनका 10-11 साल नौकरी हुआ हो, 15 साल नौकरी किए हों, उनका कॉर्पस बहुत कम जमा हुआ है, तो वो यूपीएस के लायक हैं। या जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस से, वो यूपीएस के लायक हैं। सरकार को ये अनाउंस कर देना चाहिए था कि जिनका कॉर्पस कम जमा हुआ है वो यूपीएस ले लें, और जिनका अधिक कॉर्पस है, ऑब्वियसली है कि आप एनपीएस में ही रहें, आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट एनपीएस में भी बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल सिंपल आपको बता देते हैं। एनपीएस में आप 100% पैसा वापस ले सकते हैं। मान लीजिए जिस तरह से एनपीएस में आपका 10% कटता है और सरकार 14% जमा करती है, तो टोटल पैसा 24% जमा हो रहा है, हर साल जमा हो रहा है। 30-35 साल जब आप जॉब करेंगे तो करीब करीब 2-3 करोड़ रुपया तो हो ही जाएगा, 1.5 करोड़ तो हो ही जाएगा। अगर 1.5 करोड़ रुपया भी हो जाता है, एक सिंपल 1, 2, 3, 4 लेवल की बात बोल रहे हैं, जिनका कम बेसिक शुरुआत है, 18,000 से शुरुआत हुआ लेवल 1 का, तो उनका भी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास कॉर्पस जमा हो जाता। तो 1 करोड़ का 60%, 60 लाख तो आप एट ए टाइम ले रहे हैं। 60 लाख रुपये आपको एट ए टाइम मिल जा रहा है, और उस पैसे से आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा काम आपका हो सकता है। आप चाहे तो घर बना सकते हैं, चाहे तो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़ा बीमारी इलाज करा सकते हैं, चाहे तो उस पैसा को आप चाहें तो बैंक में जमा कर दें, एफडी ले लें, उससे भी 8% का ब्याज मिलेगा। या फिर आप चाहें तो उसे पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर दें, उससे भी आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो वहाँ से भी आप चाहें तो पेंशन बना सकते हैं। प्लस जो 40% जो आपका रहेगा इक्विटी में जमा रहेगा, उसका भी पेंशन आपको मिलेगा। आपको बता दें, एक अनुमान के मुताबिक अगर 1 लाख रुपया अगर इक्विटी में आपका है तो करीब 550 रुपया उसका पेंशन बनता है। जिस भी कर्मचारी का इक्विटी में 1 लाख रुपया है, उसको 550 पेंशन बनता है। अगर आपका कॉर्पस ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आपका 30-40 लाख कॉर्पस हो जाता है, तो 20,000-25,000 तो आपका यहाँ से पेंशन हो जाएगा, 40% वाला जो इक्विटी है एनपीएस में। और प्लस आप जो 60%, 60 लाख रुपये निकाले हैं, जो भी जितना भी अमाउंट बने आपका 60%, उसका भी अगर आप पेंशन लेना चाहें, कहीं पर एफडी कर दें, कहीं पर बैंक में बहुत सारा बैंक है जो आपको पेंशन देती है, तो उससे पेंशन आ जाएगा, तो डबल पेंशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। यानी एनपीएस जब आप लेंगे तो 2 पेंशन कमाएंगे, 2 पेंशन। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है। सरकार यूपीएस में 60% निकालने का प्रोविज़न दिया है आपका कॉर्पस का, और सरकार जो 10% कॉर्पस जमा कर रही है, जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें 10% आपका कटता है, यूपीएस में 10% सरकार जमा कर रही है, तो 20% वाला जो कॉर्पस है उससे आप 60% निकाल सकते हैं। लेकिन उसी अनुपात में आपका पेंशन कम हो जाएगा। ये सबसे खराब नियम सरकार ने लगा दिया। और बाकी 3 नियम जो आपको पहले से ही बता चुके थे कि ये यूपीएस का कब्रिस्तान है, 3 नियम। उस कब्रिस्तान में जो 3 नियम है, एक तो पहला नियम कि 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस कर दिया, एक वीआरएस लेंगे तो आपको पेंशन वेटिंग पीरियड के रख दिया है, दूसरा लमसम अमाउंट कुछ भी नहीं दिया यूपीएस में, 6 महीना वेतन के बराबर दे दिया आपका लास्ट सैलरी का। तो ये 3 को जो कब्रिस्तान खोद के रख दिया यूपीएस में, ये सबसे बड़ा गड्ढा तैयार हो गया यूपीएस का। और शिव गोपाल मिश्रा का क्या? शिव गोपाल मिश्रा तो खुद ओपीएस ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड़के ओपीएस ले लेंगे। अरे क्या ओपीएस लीजिएगा आप? जो चीज़ें सरकार लागू कर दी, भले वो बाद में चेंज करेगा, वो अलग बात है, कितना चेंज करेगा ये तो आपको गारंटी नहीं है। एनपीएस 2004 में जब लागू हुआ था तो सब लोग बोला लड़के ले लेंगे, क्या लड़के ले लिया एनपीएस में? आपने क्या ले लिया? क्या ऐसा मिल गया अकूर संपत्ति एनपीएस में? तो जो चीज़ें ओपीएस में वो एनपीएस में भी नहीं है, जो चीज़ें ओपीएस में वो यूपीएस में तो और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अब आपकी मर्जी भैया, आप ओपीएस ले लो, आप यूपीएस ले लो, आप एनपीएस ले लो, लेकिन अब फिलहाल तो सरकार 2 चीज़ें ही चूज करने के ऑप्शन दे रही है। आप एनपीएस ले लो या फिर आप यूपीएस ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार थोड़े मना कर रखा है। आप अगर यूपीएस नहीं लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एनपीएस में रहोगे, और जिनको यूपीएस लेना वो फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे। 2 तरीके, ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बहुत सारे हमारे कर्मचारी मिलते हैं, हमसे कहते हैं कि सर यूपीएस भी ठीक है, तो हम कहे ले लो।
हमारा थोड़े कोई बात है, आपको जो इच्छा करता आप ले लीजिए, आप एनपीएस ले लीजिए, आप यूपीएस ले लीजिए, आपका कैसा कॉर्पस जमा हुआ, आपका क्या ज़रूरत है, आपका क्या पेंशन की ज़रूरत है, उस समय लास्ट में क्या ज़रूरत है, इस टाइप से भी। कल एक कर्मचारी बता दे कि मेरे दोस्त हैं, उनसे भी बात हो रहा था, तो उनका भी कहना था कि देखिए ऐसा सिस्टम है यूपीएस में कि आपको जो पेंशन होता है उस लोक लाज से माँ बाप का लोक सेवा करता, पेंशन के लोक लाज से। अगर आपका पेंशन नहीं रहेगा या बच्चों को ये पता चल जाए कि आप तो बीमार पड़ गए, मान लीजिए एनपीएस में है और बहुत कॉर्पस आपको मिल गया, 40% का इम्यूनिटी वो भी वापस होने का उसमें उम्मीद है, तो बच्चा आपको क्या करेगा कि आपको दिखेगा नहीं, आपको सही तरीके से इलाज नहीं करवाएगा, वो आपको मरता छोड़ देगा और जानेगा कि इसको मारने से हमारा पूरा कॉर्पस आ जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एनपीएस मौत का कुआं है। तो उनका ये कहना था कि एनपीएस मौत का कुआं है। तो हमने यही बोला कि देखिए वो ज़रूरत के हिसाब से, दूसरी कि वो कैसा आप परवरिश दिए अपने बच्चों का, उस पर भी डिपेंड करता है। 100% परिवार में से 5% परिवार ऐसा हो सकता है जो एनपीएस का पूरा पैसा के लोभ में अपने माता पिता को कत्ल कर दे, मार दे और पूरा पैसा हजम कर जाए, वो बहुत कम केस होगा। लेकिन उनका कहना था कि यूपीएस ले लेने से हमारा पेंशन धीरे धीरे बनता रहेगा, तो हमें पेंशन के लोभ में हमारा बाल बच्चा हमारा बढ़िया से केयर करेगा। तो ये एक फेस है, ये चीज़ें एक फेस है, लेकिन एक थॉट है। दूसरी थॉट आप यहाँ भी तो ये भी तो सोचिए ना कि आपको कोई बड़ा चीज़ करना हो, बड़ा कोई सेटअप तैयार करना हो अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे बेरोजगार होंगे, आपको पता ही होगा कि सरकार अभी रोजगार नहीं दे रही है, बेरोजगारी का मार पूरा देश झेल रहा है, महंगाई का मार पूरा देश झेल रहा है, सरकार के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। उस केस में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगा, उस समय सरकार आपको बच्चों को जॉब नहीं देगी, तो आप एक बड़ा सेटअप करके बिजनेस तो कर सकते हैं। तो एनपीएस में रहेंगे तभी जाके एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, और आप यूपीएस में रहेंगे तो आपका सिर्फ पेंशन बनेगा। आप इस लोभ में है कि मेरे बच्चा हमको देखेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पेंशन के लिए आपका बच्चा देखे। हो सकता है आपका बच्चा बढ़िया जगह पर चला जाए, आपने संस्कार अच्छा से दिया हो तो वो आपका पूरा प्रॉपर केयर करेगा। अगर संस्कार विहीन बना दिया होगा तो क्या कितना भी पैसा आप दे लो और वो खुश नहीं हो सकता है। तो संस्कार के ऊपर भी ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, पूरे मीडिया में चल रही है, पूरे देश में उहापोह की स्थिति है कि एनपीएस ले, यूपीएस ले। सरकार ने इसको ऐसा उलझाया है कि लोग ओपीएस का मुद्दा ही भूलते जा रहे हैं। आप देख लो, विजय कुमार बंधु अकेला ओपीएस मांग रहा है, बाकी सब नेता गायब है। सब नेता कहाँ किस चूहे के बिल में घुसा हुआ है, आप देख लो। आपके हक के लड़ाई नहीं कर रहा है, आपके भविष्य के पीढ़ियों को कत्ल कर रहा है, आप देख लो। कम से कम लड़ाई तो करे, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ऐसे भी हो, कम से कम 2-4 शब्द तो बोले। वैसे नेता रहने का क्या फ़ायदा जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, आपके प्रेजेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, आपके ओपीएस के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। पूरा देश का मांग है ओपीएस, और आप यूपीएस, आप एनपीएस में उलझा के रख दिया हो। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन जो कर रहा है वो खुद आपको भी पता है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कौन क्या बात बोल रहा है, आपको पता है। वैसे नेता को सुनने का क्या मतलब, ऐसे नेता को फॉलो करने का क्या मतलब जो हमारे भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहा हो, जो हमारे प्रेजेंट के साथ ही खिलवाड़ कर रहा हो। बाकी आप खुद समझदार हैं, लोक लाज में किसी यूनियन के चक्कर में आपको शर्म आता होगा कि हम कैसे अपने लीडर को छोड़ दें। तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, अपने पैर पर कुदाल मार रहे हैं। और जिस दिन अपंग हो जाएंगे, आपका नेता आपको पूछने तक नहीं आएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो बात होता है वो हथौड़ा वाला बात होता है भैया, और ख़राब तो लगता ही है बहुत लोगों को, लेकिन हम ओपीएस की आवाज़ उठाते रहेंगे, मरते दम तक उठाते रहेंगे। हमने बोल रखा कि ओपीएस की आवाज़ द रियल फैक्ट हैं, रहेंगे जिंदाबाद।